Next we are going to find LCM and HCF of the integers by applying prime factorization. मतलब देखो हमने एक क्वेश्चन देखा था सबसे पहले, उसमें हमने दो नंबर्स के एलसीएम को फाइंड आउट किया था एंड एचसीएफ को फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हम 3 नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली स्टेप्स वही है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्राइम फैक्टराइज देम। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? 2 2 एंड 3, ठीक है। देन फैक्टर्स ऑफ 50, 3 into 5. Factors of 21, 3 into 7. Okay. Now ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले हम ढूंढेंगे HCF. HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन है उसको हमें लेना है। तो फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3 3 3। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो गया? 3। Then LCM is what? Product of common factors and uncommon factors, ठीक है। तो बाकी देखो uncommon in 2 and uncommon in 3, इन सब को हमें देना है और इन सब का प्रोडक्ट करके हमें मिलने वाला है LCM। LCM कैसे मिलेगा? 3 into uncommon में क्या क्या दिखा दे रहा है? 2 into 2 into 5 into 7। तो इन सब का प्रोडक्ट आएगा। इन सब को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर होगा 420, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल है, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स। क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइज करना है तीनों नंबर्स को। एचसीएफ मतलब तीनों नंबर में जो कॉमन नंबर है वो हमारा एचसीएफ होगा, एंड एलसीएम मतलब जो कॉमन फैक्टर है इनटू अनकॉमन फैक्टर्स, इन सब का प्रोडक्ट हमें क्या देगा? एलसीएम देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11, the first is 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ये composite number है, हमें explain करना है कि how these two numbers are composite number, मतलब कैसे ये दोनों composite number है। तो उसके लिए सबसे पहले चेक करना होगा, हम देखेंगे कि composite numbers क्या होते हैं। तो composite numbers क्या है? Numbers having factors 2 or more than 2, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 और more than 2 है, उन सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर इज व्हाट? नंबर्स हैविंग फैक्टर्स 2 और more than 2, इन नंबर्स को क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये फर्स्ट नंबर 7 into 11 into 13 plus 13। तो यहाँ पे देखो 13 और 13 दिखाई दे रहे हैं। 13 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या? 7 into 11 plus 1, ठीक है। फिर ये 13 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? 77 plus 1, ये बन जाएगा 13 into 78, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे अगर तो क्या दिखाई देगा? 13 into 13 into 6। मतलब ये पूरा नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या है? 13 into 13 into 6। तो दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं एज फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर 13 and 6। ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं एज फैक्टर्स, देन therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, ठीक है। Similarly, second 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे 5 को। 5 into ब्रैकेट में क्या बचेगा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। to 1 plus 1, इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनका प्रोडक्ट आएगा 1008 प्लस 1। इनको हम स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1009। अब ये 1009 ये जो नंबर है, ये नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर था, ये गिवन नंबर से कितने फैक्टर्स आए? अगर मेरे पास दो, जो मेरे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 2 और मोर देन, तो दो फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे दो फैक्टर्स है 13 एंड 6, तो ये जैसे एक कंपोजिट नंबर है वैसे ही एज फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर 5 and 1009, therefore ये जो नंबर है हमारा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Okay, next question. There is a circular path around a sports field. Sanika takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Then after how many minutes they will meet again at the starting point? मतलब क्या बोला उन्होंने कि सर्कुलर पाथ रोड है जहां पे सानिका टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, वहीं पे रवि टेक्स 12 minutes, मतलब सानिका टेक्स 18 minutes to complete one round, वहीं पे रवि टेक्स 12 minutes to complete same one round। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मतलब जिस टाइम पे वो दोनों एक साथ होंगे। तो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कैसे मिलेगा? मिनिमम वर्ड है यहाँ, मतलब क्वेश्चन में मेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे हिंट है कि मिनिमम टाइम लगने वाला है। तो वो मिनिमम टाइम हमें मिलेगा एलसीएम से, याद रखना है आपको, हमें वो मिनिमम टाइम कहां से मिलेगा? एलसीएम से। मतलब इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू प्राइम फैक्टराइज देम। 18 इज इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 and factors of 12 will be 2 into 2 into 3। ठीक है, तो एलसीएम कैसे मिलता है मुझे? एलसीएम इज व्हाट? कॉमन फैक्टर्स है इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन है यहाँ पे? 3 2 और बचा क्या फिर मेरे पास? 3 and 2। इन सब का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? एलसीएम कितना मिलेगा? देखो 3 3 9 2 18 2 36, मतलब एलसीएम कितना हुआ? 36 मिनट। तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, देन देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। ये हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या है, मतलब वी आर गोइंग टू प्रूव सम नंबर्स एज अ इरेशनल नंबर। तो उनको प्रूव कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट root 5 is irrational। We have to prove that root 5 is irrational। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे irrational है? तो उसके लिए बेसिकली we are going to assume root 5 is a rational number। ठीक है, let root 5 is equals to a upon b, which is a rational number। मतलब रूट ऑफ 5 को मैंने एक रैशनल नंबर एज्यूम किया, वेयर a and b are, where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। ठीक है, and b is not equals to, we should not equals to 0। ये हमारे प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, सॉरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
इसको रूट 5 को एज्यूम कर लिया, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर व्हिच इज अ रैशनल नंबर, वेयर a एंड b आर को-प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b है, b डिवाइड वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है रूट 5 इनटू b इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। ये रूट को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिल जाएगा हमें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा 5b square is equals to a square। तो स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 5b square, आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 5b square is equals to a square। तो इसका मतलब क्या है, a square is equals to 5b square means what, 5 is a factor of a square। तो 5 इसका फैक्टर है a square का, तो सिमिलरली क्या बोल सकते हैं हम, therefore 5 is also a factor of a। तो 5 a का भी फैक्टर हो गया। तो हम अभी देखो, जैसे मैंने 5 को a का फैक्टर दिखाया, वी आर गोइंग टू सिमिलरली प्रूव दैट 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 5c सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन 1। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था, 5b स्क्वायर था। a स्क्वायर के b की जगह पे क्या आएगा 5c, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 जा, तो आ जाएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इसका मतलब इसको रीअरेंज करके लिख दे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर। तो क्या दिखाई दे रहा है, बोल सकते हैं हम therefore 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो सिमिलरली 5 is also a factor of b। क्या मिला हमें यहाँ पे, 5 is also factor of b। अंडरस्टूड। तो क्या 5 is also factor of a, it is also factor of a, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है कौन से फैक्ट से कि a and b are co-prime numbers। तो को-प्राइम नंबर्स में कौन सा कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ 1, लेकिन यहाँ पे हमें और एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है दैट इज 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों को-प्राइम नंबर्स है तो उनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे 5 भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो उस फैक्ट को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने a एंड b को क्या को-प्राइम अज्यूम किया। इसका मतलब हमने जो a एंड b को रैशनल नंबर बोला था, ठीक है, तो वो भी हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, this contradiction has arrived due to assumption that root 5 is a rational। ठीक है, मतलब हमने जो ये assumption किया था कि root 5 is a rational number where a and b are co-prime, ये assumption ही हमारा wrong है, इसके लिए हमें ये contradict हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा assumption wrong है, root 5 ये rational number नहीं है, इसका मतलब फिर वो क्या होगा, therefore root 5 is a irrational number। Understood? क्या किया सबसे पहले मैंने हमने एज्यूम किया रूट 5 को a अपॉन b में व्हिच इज अ रैशनल नंबर, मतलब इसको मैंने रैशनल नंबर एज्यूम किया वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। सो आई कैन से दैट अगर 5 मल्टीपल है इसका तो a स्क्वायर क्या 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। सिमिलरली अगर a स्क्वायर का फैक्टर है तो फैक्टर होगा a का भी। फिर जैसे मैंने 5 को फैक्टर ऑफ a लिखा वैसे मैं लिखाऊंगा 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ b। उसको कैसे लिखाऊंगा, मैंने एज्यूम किया लेट a इज इक्वल्स टू 5c, फिर उसको मैंने इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो अगेन मुझे मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर।
तो क्या दिखाई दे रहा है कि phi is a factor of b square as well as it is a factor of b. Means what? Phi is a common factor of a and b. But this contradicts the fact that what is our fact? A and b is a co-prime number. So it must have factor 1 only. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके 1 के अलावा फैक्टर मिल रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को. Therefore this contradiction has arisen due to what we have assumed that root phi is a rational number. So ये हमारा गलत है, इसका मतलब root phi क्या होगा? Irrational number होगा. Understood? Next question. We have to show that 5 minus root 3 is a irrational number. ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस अज्यूम 5 minus root 3 is equals to a upon b, which is a rational number. ठीक है, and a and b are, which is rational, a and b are co-prime. A and b are co-prime numbers where b is not equals to 0. ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 minus root 3 is equals to a upon b. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा root 3 is equals to 5 minus a upon b. हमने शिफ्टिंग कर दिया यहाँ पे, तो root 3 is equals to 5b minus a upon b. ठीक है, root 3 की वैल्यू क्या मिल गई हमें? root 3 is equals to 5b minus a upon b. तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? but a and b are integers. ठीक है, वो integers है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 5b minus a upon b is what? rational. कि a and b co-prime है, rational है, इसका मतलब ये चीज भी क्या हो गई? पूरी rational हो गई. So therefore root 3 is also a rational number. Root 3 is also a rational number. But हमने जो पहले प्रूव किया था कि वो जो root 5 था वो irrational है, वैसे root 2 irrational होगा. इसका मतलब root 3 भी क्या होगा? irrational होगा. But this contradicts the fact that root 3 is what? irrational. ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि रूट 3 क्या है? इरेशनल है. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रूट 3 इज व्हाट? इरेशनल नंबर. ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल. तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ? दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइव्ड ड्यू टू incorrect assumption. Incorrect assumption यानी हमने क्या assume किया था? 5 minus root 3 is a rational number. ये हमारा assumption wrong है. इसका मतलब 5 minus root 3 क्या हो गया? Irrational. Therefore 5 minus root 3 is irrational. Understood? Next we are going to revise rational number and their decimal expansion. तो उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हैं जो नंबर्स p upon q फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे q is not equal to 0. and those rational numbers are classified into two types. ठीक है, rational numbers are classified into two types. What are those two types? Terminating, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. ठीक है, भाई टर्मिनेटिंग मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स देख लेते हैं. 1.25, सेकंड एग्जांपल 0.73812. ये इतना बड़ा है लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट है. थर्ड एग्जांपल 3.75231. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स में दिखाई क्या दे रहा है कि स्टॉप हो रहा है हमारा फ्रैक्शन, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है. ठीक है, सेकेंड टाइप है इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग इसका मतलब क्या होता है कि वो फ्रैक्शन
टर्मिनेट नहीं होता, वो चलते जाता है आगे, लेकिन उसमें एक डिजिट या फिर पेयर ऑफ डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 1/3, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.3, फिर सॉल्व करूंगा फिर 3 3 3, ये बढ़ते ही जाएगा। इसका मतलब 3 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है पर एक डिजिट उसमें बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके लिए वो क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 0.45 बार, इसका मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 4 5 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, थर्ड एग्जांपल 1.235, ये पूरे फ्रैक्शन में क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे डेसिमल एक्सपेंशन में 3535 बार बार रिपीट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट क्विक रिव्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। देयर आर टू टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी without actually performing long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or non-terminating and repeating decimal expansion। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना, तो फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि whether given number is a rational number in the form of terminating और टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप। तो उसके लिए याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जहां पे बताया था कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वहां पे उसके फैक्टर्स क्या होते हैं 2n एंड 5n। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर वो टर्मिनेटिंग होगा, फ्रैक्शन अगर आपका टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें फैक्टर्स होंगे 2 और 5 और बोथ, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा तो उसमें फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज 13/3125। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी है, हमें चेक करना है कि विदाउट doing long division we have to check that decimal expansion of this rational number is of the form of terminating or it will be a non terminating and recurring type। तो बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर लेना है, व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर 3125, और इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू जस्ट प्राइम फैक्टराइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक जस्ट डिनोमिनेटर एंड वी आर गोइंग टू प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, 5 3 1 2 5, इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से फैक्टराइज करेंगे, 5 125 जा, ठीक है, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, ये आ गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो क्या दिखाई दे रहा है 5/5। तो ये 3125 के फैक्टर्स क्या दिखाई दे रहे हैं 5/5। तो क्या है, बोल सकते हैं हम therefore the denominator is of the form, कौन सा फॉर्म है उसका 5/m फॉर्म में है, तो therefore 13/3125 is will have terminating decimal expansion। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अंडरस्टूड? मतलब क्या करना है, हमें सिर्फ उसका डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर लेने के बाद उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चेक करना है whether that prime factorization is of the form 2m into 5m। अगर वो उस फॉर्म में हुआ तो वो कौन से टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका। अगर उस टाइप में नहीं होगा तो उसका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम। We are going to see second example 29/343। ठीक है, अभी सेम करना है, मुझे डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। As we know that 343 is what cube of 7, इसके फैक्टर्स होंगे 7 into 7 into 7, that is 7/3। So क्या बोल सकते हैं हम, therefore denominator is not of the form 2m into 5m। Therefore this rational number will have non-terminating recurring decimal expansion।
ठीक है। मतलब क्या करना है, जस्ट वे टू चेक डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, चेक करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 फैक्टर्स है या नहीं। अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हुआ 2m into 5m, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर उसमें 2 and 5 ये दो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case you have to decide whether they are rational or not, and if they are rational and of the form p and q, what you can say about prime factors of q। मतलब हमें देखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर है रैशनल नंबर जो p अपॉन q फॉर्म में होता है तो q के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस एग्जांपल में देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग टाइप है, ठीक है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपेंशन is terminating type, therefore this is a rational number of the form p upon q, ठीक है। सो अगर ये रैशनल नंबर p अपॉन q पे फॉर्म में है और ये टर्मिनेटिंग टाइप है, तो अभी हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग के केस में वो जो डिनोमिनेटर होता है मतलब उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 2m and 5m। देयरफॉर q has factors of the form 2m into 5m। देयरफॉर दैट इज, हम क्या बोल सकते हैं फैक्टर्स के बारे में, देयरफॉर दैट इज q has 2 or 5 or both as factors, ठीक है। जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे q के, वो उसमें 2 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। ये पूरा जो बार है, ये जो सारे नंबर्स है वो रिपीटिंग है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर तो है, ठीक है। This decimal expansion is non-terminating recurring type. This decimal expansion is of non-terminating and recurring type. Therefore, this is a rational number of the form, कौन सा फॉर्म होगा इसका, p अपॉन q फॉर्म, वेयर q के जो फैक्टर्स है, अभी देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2m and 5m फॉर्म में नहीं होते। तो क्या दिखाई दिया कि दिस इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मींस व्हाट, देयरफॉर q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n। इसका मतलब दैट इज फैक्टर्स ऑफ q will be other than 2 or 5, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो फैक्टर्स हैं q के वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरे नंबर्स हो सकते। तो समझ में आया? मतलब क्या करना है आपको, जस्ट देखना है इनको एक्सपेंशंस को। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली वो रैशनल नंबर होगा p अपॉन q फॉर्म का, और उसके जो फैक्टर्स होंगे q के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे, 2m into 5n। इसका मतलब वो दोनों फैक्टर्स 2 और 5 एट अ टाइम या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, q will not be in the form of 2m into 5n। इसका मतलब q के फैक्टर जो होंगे वो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा। अंडरस्टूड? ओके।